तो आप आपसे सम्मान मंच पर आमंत्रित हैं। अब आज की क्लास प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद सर आपका। जी। और मंच में बैठे सभी सज्जनों का मेरी ओर से प्रणाम। हरिओम। ओ, सुप्रभात। सुप्रभात। क्लास चालू कीजिए। सबसे पहले मैं कुछ थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं बोकारो झारखंड से योग शिक्षिका, झारखंड आर्म पुलिस। यहाँ पे एक झारखंड सशस्त्र बल होता है, वहीं पे मैं कॉन्ट्रेक्चुअल योग शिक्षिका हूँ। और साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी योगा का योग इंस्ट्रक्टर के रूप में हूँ। इसके साथ ही मेरा एक्यूप्रेशर से और नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट भी मैं देती हूँ लोगों को, तो एक्यूप्रेशरिस्ट के रूप में भी जानी जाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को जो कुछ भी आसन प्राणायाम थोड़े बहुत जो सभी कोई करते हैं कॉमन, वही सारे चीज़ों को करवाऊंगी। और हो सके तो आप लोग अगर कहीं किसी तरह का आप लोगों को असुविधा लगे तो उसके लिए माफ़ करें। और आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीठ आदरणीय कमर बहन जी, गर्दन। बहन जी, मैं निवेदन का आपने परिचय दिया, बहुत अच्छा लगा। और आप आज जैसे योगाहार क्लास में योग कराएंगी और उसमें एक्यूप्रेशर का जरूर आप जो है पॉइंट बता सभी को बता दें, तो यह बहुत ज़्यादा हम लोगों को लाभ मिलेगा। जी जी एक्यूप्रेशर के बारे में जरूर बता जैसे हम कपालभाति रहेंगे, आप बता दें जी 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 तो जी ये ज्ञान हो जरूर जाएगा। जरूर जरूर बताएंगे। तो सभी को सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के पहले हम अपने परमपिता परमेश्वर को याद करके करते हैं और पूरे ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं। इसके लिए हम थोड़े से 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। इसके लिए पीठ कमर गर्दन को एक सीध में रखते हुए किसी भी आसन में, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस आसन में आपको सुविधा हो, कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। तो जैसी भी आपको सुविधा लगे उस आसन में आप बैठें आराम से और पीठ कमर गर्दन को एक सीध में रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन पूरा स्ट्रेट रखेंगे। हाथों को ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में अपने घुटनों पे रख लेंगे आराम से। किसी भी तरह का तनाव या जकड़न शरीर में न रखें। एकदम से ढीला छोड़ते हुए आंखों को धीरे से बंद कर लेंगे। बंद आंखों से एक बार पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। अपने भ्रू मध्य पर दोनों भौहों के बीच के स्थान में एक जलती हुई सुनहरी सी दीप की लौ या फिर अपने इष्ट देव को देखने का प्रयत्न करें। एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण, सभी कोई एक साथ मैं ओम मंत्र का उच्चारण करूंगी, आप लोग भी सभी कोई करें। और उसके बाद शांति मंत्र। हेलो ओम जी, ओम सभी को। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए खूब गर्म करें अच्छे से। इससे एक्यूप्रेशर भी हो जाता है, पामिंग थेरेपी भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा देर तक अगर रब करते हैं हाथों को के हथेलियों को तो ये दोनों तरफ से काम करता है। अब इसको आँखों पे जब लगाएंगे तो ये आँख का भी एक तरह से एक्यूप्रेशर भी हो जाता है और आपका आँखों पे जो पेशी पे तनाव आया हो वो तनाव कम हो जाता है। फिर आँखों को आराम से खोलेंगे धीरे से। अब हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम से हमारा शरीर आसन करने के लायक बन जाता है, इसलिए सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों का, हर एक जोड़ों का एक एक करके व्यायाम है उसे करते हैं। और इससे जॉइंट्स पेन जिनको हो गया है और वो अगर करते हैं रेगुलरली तो वो ठीक होने लगेगा, जिनको नहीं हुआ है वो आगे कभी होगा नहीं। इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभदायक है, उपयोगी है, सभी को करना चाहिए। और सूक्ष्म व्यायाम का एक और खासियत है कि इसे हर कोई कर सकते हैं। जैसे हर एक आसन को हर इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक इंसान के लिए हर आसन परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बीमारियां होती है, व्याधियां होती है। तो उस व्याधियों को देख करके कुछ कुछ आसन को हम लोग उसको नहीं करते हैं, सीमा में करते हैं या सावधानी पूर्वक करते हैं। लेकिन एक यही सूक्ष्म व्यायाम का जो आसन है, जोड़ों का जो व्यायाम है, इसको हर उम्र के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को आराम पूर्वक कर सकते हैं। सिर्फ जिनको तुरंत पैर हाथ में ऑपरेशन वगैरह टूटा हुआ हो तो वो नहीं करेंगे, बाकी सभी कोई, जैसे हृदय रोगी या फिर किसी भी तरह का पेट में अल्सर, हर्निया जो भी हो, वो सारे लोग कर सकते हैं इस व्यायाम को, छोटे व्यायाम को, सूक्ष्म व्यायाम को। और इससे अर्थराइटिस, गठिया वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा सूक्ष्म व्यायाम काम करता है। तो सबसे पहले आराम से दोनों पैरों को फैलाते हुए दोनों पैरों को फैलाएंगे, हाथों को अपने नितंब के बगल में रख लेंगे, अंगुलियां नीचे ऊपर 5-5 बार करके हम अभी करेंगे। बाकी आप उसको बढ़ाते हुए 20 बार 25 बार तक कर सकते हैं हर एक जॉइंट्स को चलाने में। तो अभी नीचे अंगुली, सबसे पहले दोनों पैर की अंगुलियों को नीचे ऊपर 1 2 3 4 5। अब दोनों को थोड़ा सा अलग कर लेंगे। दाहिने पंजे को फिर से नीचे ऊपर 1 2 3 4 5। बाएं पंजे को नीचे ऊपर 1 2 3 4 5। दोनों को एक साथ 1 2 3 4 5। अब फिर से दोनों को अलग करेंगे, दाहिने पैर के पंजे को घुमाएंगे सीधे से क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। लेफ्ट बाएं वाले पैर से 1 2 3 4 5। उल्टे से 1 2 3 4 5। दोनों को एक साथ 1 2 3 4 5। उल्टे से 1 2 3 4 5। रिलैक्स, हाथों को आगे कर लेंगे। दाहिने पैर को बाएं जांघ के ऊपर रखें, दाहिने हाथ की हथेली से दाहिने घुटने को पकड़ें, बाएं हाथ की हथेली से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ लें। फिर इसको टखने को चलाएं 1 2 3 4 5। इसको भी एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से बाएं पैर को दाहिने पैर में रखेंगे और उसी तरह से फिर इसको चलाएंगे 1 2 3 4 5। उल्टे से 1 2 3 4 5। पैरों को बाहर फिर फैलाएंगे। अब नीचे से पैर को पकड़ेंगे, जांघ को, दाहिने पैर को, और पूरा छाती तक लाएंगे, फिर पूरा फैलाएंगे 1
2 3 4 5। बाएं पैर से 1 2 3 4 5। अब बीच वाले भाग को, जो घुटना का बीच वाला है, उसको अपनी ओर खींचेंगे और छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे। अपने बीच के घुटने को प्रेस करें, फिर छोड़ें, रिलीज करें। 1 2 3 4 5। इस तरह से ये घुटने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। अगर किन्हीं को घुटने से संबंधित प्रॉब्लम ज्यादा है तो ये सिर्फ बैठ करके इसे ही चलाएंगे तो बहुत लाभ होगा। उसके बाद अर्ध तितली आसन। दाहिने पैर को फिर बाएं जांघ पे रख ले, नीचे से हाथ को देते हुए श्वास लेते हुए दाहिने घुटने को छाती तक ऊपर उठाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए जमीन तक ले जाएं। 1 2 3 4 5। बाएं से 1 2 3 4 5। ये अर्ध तितली आसन। अब पूर्ण तितली आसन, दोनों पैर को एक साथ ज्वाइन करें, अपने मूलाधार के पास लेकर के आए, जितना अंदर तक ले जा सकते हैं। अब इसको दो तरह से किया जाता है। श्वास के साथ ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले गए। गिनती के साथ कर सकते हैं या फिर स्पीडली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरह से हम 1 मिनट जितने देर तक आराम पूर्वक कर सके आराम से करेंगे। किसी भी आसन पे जोर नहीं लगाना चाहिए, जितना आराम से आप कर सके। धीरे धीरे वो आपका पूरा शरीर फ्लेक्सिबल होते जाएगा और जब आप उसके लायक बन जाएंगे तो फिर आप उस तरह से ज्यादा बढ़ा करके, धीरे बढ़ा करके किसी भी तरह से कर सकते हैं। लेकिन पहली ही स्थिति में बहुत जोर लगा करके किसी भी आसन को नहीं करना चाहिए। तो तितली आसन करने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, पैरों को मोड़ते हुए जिस तरह से आपको सुविधा हो। सुविधा पूर्वक बैठने के बाद हाथों का व्यायाम करेंगे। हाथों को आगे बढ़ाएंगे, पहले मुट्ठी को बांधेंगे जोर से और खोलेंगे। पहले अंगूठे को नीचे, बाकी चारों अंगुलियां ऊपर से दबाव देंगे, जोर से मुट्ठी को बांधेंगे, खोलेंगे। 1 2 3 4 5। हाथ के पंजे को ऊपर कर देंगे, नीचे 1 2 3 4 5। मुट्ठी बांधेंगे, घुमाएंगे 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। केवनी को मोड़ेंगे, खोलेंगे 1 2 3 4 5। दाहिने कंधे को चलाएंगे 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। बाएं से क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। अब दोनों को एक साथ 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब सिर को नीचे ऊपर करेंगे, सिर को श्वास छोड़ते हुए आराम से ठुड्डी को नीचे, श्वास लेते हुए भरते हुए सिर को जितना पीछे गर्दन को कर सकते हैं आराम से उतना पीछे ले जाएंगे। आगे जब पीछे ले जाए तो आगे के खिंचाव को महसूस करें। जब आगे आए तो दबाव को महसूस करें, ठुड्डी से गले को दबाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए भरते हुए फिर से पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे 2, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे 3, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे 4,
श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 5, रिलैक्स, बीच में आ जाएंगे। अब अपने दाहिने कंधे की ओर सिर को धीरे धीरे झुकाएंगे, जितना आप आराम से झुका सके। कंधे को नहीं उठाएंगे, बस सिर को झुकाएंगे। और झुकाते वक्त बाईं ओर के खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए बीच में आ जाए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुके, दाहिने ओर के खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए बीच में 1, दाहिने, बीच में, बाएं, बीच में 2, दाहिने, बीच में, बाएं, बीच में 3, दाहिने, बीच में, बाएं, बीच में 4, एक बार और 5। अब पूरे शरीर को सीधे रखेंगे, सिर्फ अपने सिर को दाहिनी ओर मोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर मोड़ेंगे, श्वास लेते हुए बीच में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाएं, श्वास लेते हुए बीच में 1, दाहिने, बीच में, बाएं, बीच में 2, दाहिने, बीच में, बाएं, बीच में 3, दाहिने, बीच में, बाएं, बीच में 4, दाहिने, बीच में, बाएं, बीच में 5। अब हम गर्दन को चलाने का काम करेंगे, घुमाने का। घुमाव के लिए एक सावधानी है, जिनको चक्कर आती हो या फिर गर्दन में काफी दर्द हो, उनको नहीं करना चाहिए। बाकी सभी को आराम पूर्वक धीरे धीरे करें। किसी तरह का झटका नहीं लगाएं, जोर से ना करें, क्योंकि वो पीछे का भाग सर्वाइकल एरिया बहुत नाजुक होता है, इसलिए उसमें चोट भी आ सकती है या वो हार्म हो सकता है, हानि हो सकता है उसमें। इसलिए आराम से धीरे धीरे करेंगे। पहले ठुड्डी को नीचे, फिर दाहिनी ओर, पीछे, बाईं ओर, नीचे 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा सा रुकेंगे, फिर से उल्टे तरफ से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से लेकर के दाहिने, नीचे 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, आंखों को बंद रखें तो थोड़ी देर बंद रखें, तुरंत आंखों को नहीं खोलेंगे, फिर धीरे से आराम से खोलेंगे। इसे 5 बार किए इसलिए आराम पूर्वक हो गया, लेकिन इसको जब ज्यादा करेंगे तो आंख बंद करके अगर करते हो तो तुरंत आंखों को नहीं खोलें, नहीं तो अचानक से चक्कर आ सकता है। इसकी वजह से थोड़े से रिलैक्स हो जाए, माइंड और बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाए, फिर आंखों को धीरे से खोलेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम हमारा पूरा हुआ। अब हम खड़े होकर के कुछ आसन करते हैं, ताड़ासन, त्रियास ताड़ासन, जो कि सभी कोई जानते हैं। खड़े हो जाएंगे सभी कोई। सबसे पहले पूरे शरीर को शांत करेंगे और शिथिल करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। अगर ज्वाइन करके उठाने में दिक्कत हो तो दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला भी सकते हैं। और दोनों पैरों को साथ में रखते हुए दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, हथेली नीचे की ओर। श्वास भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और एड़ी को, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचने का कोशिश करें, मानो आपका पूरा शरीर ऊपर की ओर खींच रहा हो। स्पाइन को, पूरे रीढ़ की हड्डी को सीधे रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर पे हाथ को रख ले। 1, इसे भी 5 बार करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, थोड़ी देर रोक के रख सकते हैं तो होल्ड करेंगे।
श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1 2, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 3, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 4, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 5। दोनों पैरों को थोड़ा सा फैलाएं, एक बार दाहिने और फिर बाईं ओर झुके, दोनों साइड से 10 बार। दाहिने श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए बीच में, बाईं और श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास लेते हुए बीच में, 1 2 3 4 5। हाथों को आराम से नीचे। कटी चक्रासन, दाहिने हाथ के पंजे को बाएं कंधे पे, बायां हाथ पीठ के पीछे इस तरह से लपेटे। अब दोनों पैरों को इसी तरह फैलाते हुए अपने जिधर हाथ रखा है उधर अपने कमर को मोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेते हुए बीच में हाथों को बदलेंगे, बाएं हाथ की हथेली को दाहिने कंधे पे, दाहिना हाथ पीठ के पीछे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसी स्थिति में दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी ओर मोड़ लें, हाथों को इस तरह से फैलाएं, दाहिनी ओर धीरे धीरे झुकते जाएं और अपने दाहिने पैर के एड़ी को छूने का प्रयत्न करें। ऊपर की ओर, दृष्टि को ऊपर की ओर रखें, ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयत्न करें। थोड़ी देर होल्ड करें, श्वास लेते हुए बीच में आ जाएं, पैर के पंजे को सीधे कर लें, बाएं पैर के पंजे को बाईं ओर मोड़े। अब बाईं ओर धीरे धीरे झुकते जाएं और दाहिने हाथ को ऊपर की ओर देखें, बीच में आ जाए, बाएं पैर के पंजे को आगे करें। एक बार इसी क्रिया को फिर से दोहराएंगे, दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी ओर झुकेंगे, बाएं हाथ को ऊपर की ओर देखें, कमर पे जो खिंचाव हो रहा है महसूस करें। श्वास भरते हुए बीच में आ जाए, बाईं ओर झुके, दाहिने कमर पे जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करें। जब झुकते हैं तो विपरीत दिशा में जो खिंचाव हो रहा है उसको जरूर महसूस करें। बीच में आ जाए, रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने, दोनों हाथ सामने, श्वास लेते हुए ऊपर, पादहस्तासना। पादहस्तासन का मतलब पैर और हाथ को एक साथ जॉइंट करना। तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये साइटिका स्लिप डिस्क वाले लोग बहुत ज्यादा नीचे नहीं झुकेंगे, या फिर नहीं ही करें तो अच्छा है। दोनों पैरों के पास अपने दोनों हाथों के पंजे को लगाएंगे, फिर कमर को नीचे करेंगे थोड़ा सा, और लास्ट में अपने सिर को घुटने से लगाने का कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये पादहस्तासना मेरुदंड को लचीला बनाता है, पेट के लिए फायदेमंद है। अब हम वृक्षासन करेंगे, जो हमारे शरीर और मन के लिए बैलेंस बनाता है, दोनों को संतुलित करता है। ये बैलेंसिंग आसन है और हमारा पैर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। तो इसके लिए सबसे पहले बाएं पैर के पंजे को नीचे रखेंगे, दाहिना पैर का पंजा पूरा बाएं जांघ के ऊपर मूलाधार से सटा के, एड़ी को मूलाधार से सटा के रखें।
हाथों को ऊपर उठाएं और प्रणाम की मुद्रा में रखें। कितनी देर आराम पूर्वक रह सकते हैं, रुकेंगे। पैर को नीचे, दाहिने पैर को नीचे। अब दाहिने पैर के पंजे को नीचे जमीन पे सटा के रखेंगे। बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जांघ के ऊपर, एड़ी मूलाधार से सटा हुआ। फिर से प्रणाम की मुद्रा ऊपर की ओर। जितनी देर आराम पूर्वक रह सके, रुकेंगे। किसी एक बिंदु पे मन को टिका के रखें या नजर को टिका के रखेंगे तो इससे बैलेंस अच्छा बनता है। जो शुरुआती में जो शुरू में अभ्यास करते हैं उन लोगों का बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है, लेकिन अगर वो किसी एक बिंदु पर नजर को टिका के रखें तो उनका भी बैलेंस अच्छा बनेगा। इस तरह से हम जितनी देर तक आराम पूर्वक रुक सकते हैं, रुकेंगे। ये वृक्षासन कर लिए। अब बैठ करके कुछ आसन करेंगे। बैठेंगे आराम से, थोड़ी सी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम वज्रासन करेंगे। दोनों पैर को इसी तरह से फैला के रखें। दाहिने पैर को दाहिने पैर के पंजे के ऊपर अपने दाहिने नितंब को रखें मोड़ते हुए। फिर बाएं पैर को मोड़े और बाएं पैर के पंजे पे बायां नितंब रख ले आराम से। आराम पूर्वक रीढ़ की हड्डी सीधे, हाथों को या अपने जांघों के ऊपर में। इसमें आपका अंगूठा एक अंगूठे दूसरे अंगूठे के ऊपर होना चाहिए और अंगूठे में भी जिधर जैसे हमें हमेशा हम लोगों का जो है नाक हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। दोनों नासिका छिद्र में से किसी एक नासिका छिद्र जो है ज्यादा चलता है और कोई एक है जो धीमा चलता है। तो जिधर का नाक धीमा चले उधर के अंगूठे को नीचे रखें और जिधर ज्यादा तेज चल रहा है उधर ऊपर रखें। तो इससे वो बैलेंस कर लेता है और उधर वाला नाक भी आपका संतुलन में, दोनों नाक एक बराबर चलने लगता है। ये एक तरह से प्राणायाम के समान और वो अंगूठे से दबाव पड़ने के कारण होता है। तो हम इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर आपको जैसे सुविधा हो। सिर्फ अंगूठे के ऊपर अंगूठा रखें, एड़ी को इस टाइप से रखें ताकि आपको बैठने में असुविधा ना हो। एड़ी के ऊपर नहीं बैठेंगे, पंजे के ऊपर बैठने का कोशिश करेंगे और नितंब को आराम से रखेंगे। जिनको टखने में दर्द हो या फिर घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो वो इस आसन को नहीं करेंगे, बाकी सभी कोई कर सकते हैं। इसका लाभ सभी को पता है। वज्रासन का पेट से संबंधित समस्याओं के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें गैस कब्ज वगैरह जिनको होता है वो हमेशा रेगुलरली अगर करते हैं, और यही एक आसन है जिसे खाना खाने के बाद किया जाता है और खाने के पहले भी किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा गैस कब्ज का शिकायत हो किन्हीं को तो वो खाने के पहले 5 मिनट और खाने के बाद भी 5 मिनट किया करें तो ज़्यादा लाभ मिलता है। हम 5 मिनट की जगह में आप और भी बढ़ा सकते हैं। अगर एक ज़्यादा दिन से आप कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो तो उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से आपका लाभ और बढ़ेगा पहले भी और बाद में अगर करते हैं तो ये हो गया वज्रासन। अब खोलने के लिए बाईं और थोड़ा सा अपने नितंब को कर ले और दाहिनी ओर के पैर को आगे बढ़ाएं। फिर दाहिनी ओर झुके और बाएं पैर को आगे कर लें। ये वज्रासन हो गया। अब इसमें हम पेट के लिए चक्की चलान आसन करेंगे। चक्की चलान से महिलाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। ये जितने भी गायनो प्रॉब्लम होते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को भी ये ठीक करता है और पेट से संबंधित समस्याओं के लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है। तो दोनों हाथों को पहले ज्वाइन करेंगे इस तरह से। श्वास छोड़ते हुए जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाएंगे, श्वास लेते हुए भरते हुए जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। एक राउंड बनाएंगे गोल। 1 2 3
4 5। अब उल्टे से 5 बार उल्टे से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पूनम जी आपका कैमरा नीचे, अब ठीक है? ठीक है, बढ़िया। ठीक है ना? ये चक्की चलानासन हो गया। उसके बाद गत्यात्मक मेरु वक्रासन। दोनों पैरों को फैलाएंगे, दोनों हाथों को फैलाएंगे, दाहिने हाथ के पंजे से बाएं पैर के पंजे को छुएंगे श्वास छोड़ते हुए, और बाएं हाथ को पीछे की ओर देखेंगे, बाएं हाथ को। फिर से बाएं हाथ के हथेली से दाहिने पैर के पंजे को छुएंगे और दाहिने हाथ को देखेंगे। ये आप श्वास के साथ कर सकते हैं, श्वास को रोक करके भी, या फिर स्पीडली इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये आपका दोनों तरह से होता है। हर एक आसन का 2-3 तरीका होता है। इनिशियल अगर कोई करता है, प्रारंभ में कोई कर रहा है, तो उसे धीरे धीरे करना चाहिए। उसके बाद वो थोड़ा सा और स्पीड को बढ़ाए, उसके बाद फिर अपना जितना सके स्पीड के साथ कर सकता है, क्योंकि उस समय आपका शरीर है जो आप उस लायक बन जाता है कि आपको किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे आसन को, तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना होते हुए हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। अब हम इसको श्वास के साथ और रोक करके अगर रख करके करते हैं तो उसका दुगना चौगुना लाभ मिलता है। इसीलिए श्वास के साथ और गिनती के साथ, लय के साथ आसन को, प्राणायाम को करें, ताकि ये आपको भरपूर मात्रा में लाभ दे। श्वास के साथ जरूर करें, गिनती के साथ जरूर करें। दोनों पैरों को सामने फैला लें। पश्चिमोत्तानासन, गत्यात्मक मेरु वक्रासन सभी को जानते हैं कि कमर की चर्बी को कम करता है और लचीला बनाता है कमर को। अब हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले जाने कि इसमें किनको नहीं करना चाहिए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, या फिर कमर में काफ़ी दर्द हो, स्लिप डिस्क या सciatica का प्रॉब्लम हो, तो उनको बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकना चाहिए, या फिर इस आसन को नहीं ही करना चाहिए। जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित समस्याएं हैं, पेट आगे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, लाभदायक है। तो वो इस आसन को, जिनको असुविधा हो, उनको आराम से कर सकते हैं। श्वास लेते हुए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे करेंगे, अपने पैर के अंगूठे को छुएंगे, अब पैर के पंजे को छुएंगे। अब कमर को थोड़ा सा नीचे करेंगे धीरे से, और नीचे इस केहूनी को अपने जमीन के ऊपर, जमीन पे सटाने का कोशिश करेंगे, और फिर लास्ट में अपने सिर को घुटने पे रख लेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। ये एक चक्र हुआ। इसी तरह से आप 3 चक्र से शुरू करें, 3 बार से शुरू करेंगे। उसके बाद जितना आप उसको 5 बार 10 बार वही कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 3 बार, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं करेंगे। फिर से एक बार इसी को करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, एक बार और, रिलैक्स। ये पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास हो गया। अब थोड़ी सी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अब पेट के बल लेट करके एक आसन करेंगे। ज्यादा आसन अभी आज नहीं, फिर प्राणायाम कुछ करवाएंगे। पेट के बल लेट जाएं। सबसे पहले अद्वासन में आ जाएंगे। ये शिथिलीकरण का आसन है, अद्वासन। शिथिल पूरे शरीर को शांत, शिथिल, स्थिर करता है, और
ये तनाव मुक्त रखता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या पीठ दर्द या कमर दर्द वाले के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। अगर जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तो इस आसन में आप लेट सकते हैं, सो सकते हैं। जैसे कभी ऐसा होता है कि कमर दर्द बहुत काफ़ी हो रहा है या गर्दन में काफ़ी दर्द है और वो लेट नहीं सक रहे हैं, सो नहीं सक रहे हैं इस सीधे में पीठ के बल, तो आप इस स्थिति में सोएंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत आराम लगेगा और फायदेमंद भी होगा। तो दोनों हाथों को फैलाएं और सिर के फोरहेड को, ललाट को अपने जमीन पे, सिर्फ ललाट को अपनी जमीन पे रखें। इसी में सामान्य श्वसन थोड़ी देर करेंगे, सामान्य श्वसन। अब दोनों हाथों को खींचते हुए अपने छाती के बगल में ले आए। दोनों छाती के साइड में अपने दोनों हाथ के पंजे को रख लें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को पीछे से सटा के रखेंगे। दोनों पैर को एक साथ सटा के रखें। श्वास भरते हुए अपने नाभि से ऊपर वाले भाग को उठाने का कोशिश करें, दृष्टि को ऊपर की ओर। भुजंगासन, सांप की आकृति बनाना, सांप के जैसे। श्वास को रोक करके भी रख सकते हैं या फिर आप नॉर्मल श्वास लेना छोड़ना भी कर सकते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, ऊपर की ओर देखें। जिनको हाई बीपी हो बहुत ज्यादा, वो रोक के नहीं रखेंगे, सामान्य श्वसन करेंगे। बाकी सभी कोई रोक के रख सकते हैं तो रोक के रखें थोड़ी देर। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे 2, इसी भी 5 बार करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 3, श्वास भरते हुए ऊपर। इसमें कमर पे जो दबाव पड़ रहा है और आगे के पेट पे, गले पे जो खिंचाव हो रहा है उसको जरूर महसूस करें। हर एक आसन को करते हुए जो जिस अंग पे प्रभाव पड़ रहा है उसको महसूस करते जाएं, तो वो अंग पे उसका ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, अफेक्टेड होता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा दबाव नहीं दे, बहुत ज्यादा तनाव नहीं रखे, किसी भी चीज में नॉर्मल रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। ये भुजंगासन पेट से संबंधित समस्याओं के लिए भी और थायराइड के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए, मेरुदंड के लिए, सभी, इन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, अच्छा आसन है। भुजंगासन करने के बाद अभी पेट के बल लेट जाएंगे सभी। कुछ पीठ के बल लेटे हुए आसन को कराते हैं, उसके बाद फिर शवासन करवाएंगे। शायद समय भी कम है, समय होने लगा है। पीठ के बल लेटने के बाद इसमें हम बताते जा रहे हैं, आप करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर एक बार करके दिखाएं हम। सो करके ही सेतु बंद आसन, दोनों पैर को मोड़े या कंधरासन भी कहते हैं इसे। कंधरासन में दोनों पैर की एड़ी को दोनों हाथ के पंजे से पकड़ ले। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पूरे कमर को ऊपर उठाएं। सिर्फ अपने गर्दन को नीचे रखें, बाकी पूरे शरीर को ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। ये एक हुआ। इसी तरह से 2 बार और कर लेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 2, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 3। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को फैलाएंगे। दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने पे रख लें। दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने पे रखें। इस तरह से दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने पे रखें। बाएं हाथ की हथेली से दाहिने घुटने को पकड़ें और दाहिना हाथ सीधा रखें। धीरे धीरे कमर और पैर को अपने बाईं ओर झुकाएं।
को दाहिनी ओर मोड़े। इसे दूसरे साइड से भी करेंगे। हाथों को इस तरह से फैला के रखें, कंधे के बराबर दूरी में। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने पे, अब अपनी दाहिनी ओर पैर को और कमर को गिराएंगे जमीन की ओर। हाथ बाएं हाथ की ओर, सिर को मोड़ते हुए बाएं हाथ को देखेंगे। इसे मर्कटासन भी कहते हैं और शव उद्राकर्षण भी कहते हैं। तो इसे 2 बार 3 बार दोनों साइड से कर लेंगे। कमर के दर्द के लिए और थकावट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। लचीला बनाता है, कमर के जकड़न को दूर करता है। चलिए रिलैक्स हो जाइए और शवासन की स्थिति में लेट जाइए। शवासन में जिस तरह से आप घर पे लेटते हैं, उसी तरह से आप अपने शरीर को एकदम से ढीला छोड़ते हुए लेट जाएंगे। हाथों को अपने कमर के बगल में, हथेली उल्टा, दोनों पैरों को थोड़ा फैला लेंगे आराम से। कहीं भी किसी तरह का तनाव या जकड़न लग रहा हो तो उसे अपने हिसाब से ठीक कर ले और एकदम से आराम की स्थिति में आ जाए, रिलैक्स हो जाए। अब बंद आंखों से एक बार पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। मन से पूरे शरीर को देखने का प्रयत्न करें। आप महसूस करें कि आपका पूरा शरीर एक शव की तरह जमीन पे लेटा हुआ है, जिसमें ना किसी तरह का हलचल है, ना हिलडोल है। पूरा शरीर शांत शिथिल हो गया है, साथ ही मन भी शांत हो रहा है। अब आपके अगल बगल की, दूर की, नजदीक की जो भी आवाजें आ रही हो, उन सभी आवाजों को एक एक करके सुनने का प्रयत्न करें। आवाजों को सुनने के बाद फिर से अपनी चेतना को, ध्यान को, सजगता को अपने शरीर के ऊपर लेकर के आए और एक बार फिर से अपने शरीर को देखने का प्रयत्न करें। आप महसूस करें कि आपका शरीर आपसे अलग है, आप उसे देख रहे हैं। अब श्वासों पे ध्यान को केंद्रित करें। श्वास लेते छोड़ते हुए पेट की स्थिति को देखें। श्वास लेते हुए पेट ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पेट नीचे की ओर जा रहा है। अब गिनती के साथ श्वास को जोड़ें। 27 से लेके 0 तक उल्टी गिनती करें। गिनती पूरी हो जाए तो बाईं करवट लेकर के उठ के बैठें। अगर हो जाए तो आप एक बार हमको बता दें कि हो गया है। हो गया सभी का। अब हम कुछ प्राणायाम बताएं कि मुद्रा बता दें? 1-2 मुद्रा। 1-2 मुद्रा बताओ मैडम। मुद्रा बता दीजिए। अभी क्या, अभी समय है अपने पास, आधे घंटे है ना? कितना समय बच गया अभी आपका? आधा घंटा है अभी। आधा घंटा है तो कुछ मुद्रा बताते हैं। प्राणायाम सभी कोई जानते हैं। जी तो जी। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रास्तिका और वही उज्जाई, शीतली शीतकारी प्राणायाम, यही सारा चीज है। तो इसको हम बताएंगे तो समय भी थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। इस वजह से कुछ मुद्रा बता दे रहे हैं जो कि ये हमारे लिए फायदेमंद हो। जी, एक मुद्रा वायु बता, मुद्रा, कम इसमें से आप वाली। लोग जानते भी होंगे, हो सकता है आप लोग सभी कोई जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम बताने का कोशिश करते हैं। वायु मुद्रा एक होता है। वायु मुद्रा के लिए, जैसे कि हमारा पूरा शरीर जो है, हम लोग जानते हैं कि पंच तत्व से मिलकर के बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश,
पृथ्वी और जल, ये पंच तत्व से हमारा पूरा शरीर जो बना है इसका प्रतिनिधित्व, जैसे कि एक्यूप्रेशर में कॉरेस्पोंडेंस होता है, प्रतिबिंब केंद्र होता है, जो हमारा जैसे हमारे शरीर में किडनी है, लीवर है, हार्ट है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है हमारे हाथ की हथेली और पैर के तलवे में। तो उसी तरह से ये रिप्रेजेंट करता है, पंच तत्व का रिप्रेजेंट हमारी पांचों अंगुलियां करती है। ये पांचों अंगुलियों में हमारा पंच तत्व है। ये अंगूठा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये अग्नि, पहली वाली वायु, मिडिल वाली आकाश, रिंग फिंगर पृथ्वी और लिटिल फिंगर आपकी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये पांचों अंगुलियां जो है पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अब इसका हम नियमन कैसे करें? जानते हम लोग सभी कोई जानते हैं, आयुर्वेद के अनुसार हो चाहे योग के अनुसार, कि जब पंच तत्व का असंतुलन होता है तब व्याधि, शरीर में रोग व्याधियों का आगमन होता है। तो उसको बैलेंस बना कर रखना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो जब असंतुलित हो जाता है तो उसको संतुलित कैसे किया जाए? उसको मुद्रा के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आसन प्राणायाम कोई इस स्थिति में नहीं है कि आसन प्राणायाम नहीं कर पा रहा है, वो अगर सिर्फ मुद्रा करेंगे तो उनको उससे भी ज्यादा लाभ मिल जाएगा। और वो मुद्रा का एक और विशेष खासियत है कि ये जल्दी इफेक्ट देता है, बहुत जल्दी काम करता है। अगर वो कोई भी, हाँ, ये हो कि सही तरीके से और नियमित रूप से करेंगे तभी उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है। और जितना देर में हम लोग आसन प्राणायाम करके मिलेगा उससे ज्यादा जल्दी वो मुद्रा के द्वारा लाभ मिल सकता है, लेकिन उसको करना पड़ेगा। तो हम वायु मुद्रा के बारे में आज बताते हैं। जो फर्स्ट फिंगर में होता है, पहली वाली अंगुली को अंगुष्ठ के मूल पे लगा के रखना है। अंगुष्ठ ये थंब है, इसका मूल यहाँ पे है, पहला वाला जॉइंट। इस पे हम इस पहली वाली अंगुली के फर्स्ट जॉइंट को इस तरह से आराम से रखेंगे और हल्का सा दबाव देंगे अंगूठे से। अंगूठे से पहली वाली अंगुली को, फर्स्ट फिंगर को, तर्जनी को दबाव देंगे और बाकी तीनों अंगुलियों को एकदम से सीधे रखेंगे। अगर थोड़ा सा सीधा नहीं हो पा रहा हो तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करें, खिंचाव नहीं दे, किसी भी चीज में जबरदस्ती नहीं करना है। थोड़ा ढीला भी रह रहा है तो कोई बात नहीं, शुरू में होता है, फिर धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों अंगुलियां सीधी, इसको नीचे अंगूठे के मूल पे लगा के रखेंगे, अंगूठे से ऊपर से हल्का दबाव देंगे। ये आपका वायु मुद्रा बन गया। अब इस मुद्रा में आप चलते फिरते कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, सोए सोए कर सकते हैं। इसका एक खासियत है। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ बोल रहा था कोई या फिर कुछ बात कर रहे हैं? नहीं, आप करिए, वो सुरेश जी का माइक चालू था, है ना। चलिए आप बोलिए। तो ये आप इसको, इस मुद्रा को चलते चलते, खाते पीते तो नहीं करना चाहिए, चलते फिरते आप कर सकते हैं, बैठे बैठे सोए सोए भी कर सकते हैं इस मुद्रा को। इसका लाभ क्या है? इस बात संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, बात दोष को दूर करता है। बात दोष में आपका गठिया हो गया, अर्थराइटिस हो गया, कम जो पार्किंसंस बोलते हैं, पार्किंसंस हो गया, लकवा हो गया, जिस पक्षाघात जिसको बोलते हैं, लकवा वगैरह हो गया, या फिर गैस, वायु उदर दोष जो होता है, गैस कब्ज का, गैस वाला दोष, वो भी दूर होता है। तो ये इतने चीजों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है वायु मुद्रा। और इसे करना आसान है, कभी भी कर सकते हैं। इसका टाइमिंग होता है 45 मिनट का, लेकिन अगर 45 मिनट लोग नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि 45 मिनट एक साथ में इस तरह करना भी मुश्किल है, क्योंकि 45 मिनट के अंदर में बहुत सारा काम हो जाता है, तो इसलिए क्या करना है, इसको बांट के करना है। 15-15 मिनट करके कर लेना है, या फिर 10 मिनट एक बार में कर ले, फिर 10 मिनट कभी भी बीच में समय मिले तो 10 मिनट कर लें। इस तरह से आप दिन भर में कभी भी जब फुर्सत मिले तो 10-10 मिनट या 15-15 मिनट करके आप कर सकते हैं। जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम में इस मुद्रा को लगा करके करें तो आपका ये मुद्रा भी बन जाएगा और प्राणायाम भी हो जाएगा। आप कुछ आसन ऐसा है जिसमें हाथ का जरूरत नहीं पड़ रहा हो तो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर आप ध्यान के अवस्था में है, कभी कभी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें इस मुद्रा को लगा करके बैठे हैं इस तरह से, तो आपका ये दोनों काम हो जाएगा।
तो इस तरह से हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। ये मुद्रा हो गया। उसके बाद है एक प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा को बनाने के लिए ये कनिष्ठ अंगुली जो लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इसको दोनों को थंब के टॉप पर लगा के रखेंगे, अग्रभाग पर, अंगूठे के अग्रभाग पे इस तरह से लगा के रखेंगे। बाकी दोनों अंगुलियां सीधी रहेंगी। ये आराम से कर सकते हैं, किसी भी तरह का इसमें तकलीफ नहीं होता है। ये प्राण मुद्रा नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्राण ऊर्जा को बढ़ाएगा। अगर किसी में प्राण ऊर्जा की कमी हो जाती है तो वो क्या होता है, वो ज्यादा बीमार पड़ता है। हमारा शरीर एक प्राण से चल रहा है, एक तरह का वाइटल एनर्जी, एक तरह का जीवनी शक्ति है जो हमारे शरीर को चला रही है। उस शक्ति में कमी आ जाने से क्या होता है कि हमारा शरीर बीमार पड़ने लगता है, रोग से लड़ने की शक्ति नहीं रह जाती है। तो उस प्राण ऊर्जा को, उस एनर्जी को, उस वाइटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा करने से लाभ होता है। तो इसको करेंगे तो इस तरह से ये मुद्रा लगाएंगे, और इस मुद्रा से शरीर में अगर किसी को फुर्ती नहीं है, थकावट महसूस होता है, विटामिन की कमी हो गई है, तो उसको विटामिन भी कमियों को भी पूरा करता है और शरीर को पुष्ट बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, आरोग्य की ओर ले जाता है, स्वस्थ शरीर बनाता है। सबसे बड़ी बात है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम। अभी कुछ दिन पहले हम लोग कोरोना काल में बहुत झेले, इम्यूनिटी को कमजोर होने की वजह से, इम्यूनिटी को बढ़ाने की वजह से कितनी सारी दवाइयाँ, कितने सारे कुछ खाने के लिए लोग कहते थे, डॉक्टर कहते थे ये खाइए वो खाइए। तो उसको हम मुद्रा के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं, प्राण मुद्रा के द्वारा। तो हमेशा जरूरत पड़ती है, रोग से लड़ने का शक्ति को बढ़ा के रखना ही चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि हर जगह पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, तो आपको बीमारी ज्यादा से ज्यादा संभावना है होने का। इस वजह से हमको अपने आप को इतना ताकतवर बना लेना चाहिए कि उससे हम लड़ सकें। बीमारी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे लड़ तो सकते हैं। वायरस आ गया, उसको हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हम उससे लड़ने का शक्ति अगर अपने आप में पैदा कर लें तो उसको तो हरा सकते हैं ना। और वही हम लोग किए भी, उसी चीज को किए। तो इस तरह से हम अपने आप को शक्तिमान बनाने के लिए, अपने आप को ताकतवर, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये प्राण मुद्रा। आज इतना ही, हम 2 ही मुद्रा को बताएंगे। और सर कोई बोले थे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो हम किसी एक पॉइंट पे कौन सा पॉइंट के बारे में बता दें, या फिर आपको बेसिक चीज कुछ बता दें, कैसे बता दें? क्योंकि एक्यूप्रेशर में बहुत सारा पॉइंट है, एक पॉइंट तो है नहीं। बेसिक एक्यूप्रेशर का बेसिक पहले बताइए। बेसिक बता रहे हैं। जैसे कि देखिए, एक्यूप्रेशर का मतलब सबसे पहले जानना चाहिए लोगों को, हम लोगों को, सभी कोई जानते भी होंगे। एक्यू और प्रेशर, एक्यू मीन्स होता है एक सुई की नोक के बराबर की बिंदु या फिर एक स्थान, जहाँ पे हम दबाव दे करके उसमें ऊर्जा के अनबैलेंस होने को रोक सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। किसी एक सटीक बिंदु पे जो कि एकदम छोटा होता है, एक्यू पॉइंट जो होता है बहुत छोटा होता है, सुई की नोक के बराबर की होती है वो पॉइंट, और उस जगह पे हम दबाव जब देते हैं तो वो उस एक्यूप्रेशर कहलाता है। उसी में अगर हम निडल डाल के करते हैं तो एक्यूपंक्चर हो जाता है। तो एक्यूप्रेशर जब हम करते हैं तो एक्यूप्रेशर से लाभ कैसे होता है? एक्यूप्रेशर से इस तरह से लाभ होता है, हम समझेंगे कि हमारा पूरा शरीर प्राण ऊर्जा, जो कि अभी हम बताए, प्राण ऊर्जा से चल रहा है। अब प्राण ऊर्जा में कहीं कमी ज्यादा हो जाए तो फिर वो बीमारी, रोग को उत्पन्न करता है। तो प्राण ऊर्जा को, जैसे कि हमारा शरीर में जो प्राण ऊर्जा चल रही है, आ रही जा रही है, उसके लिए कुछ खास रास्ता है, मेरिडियन इसको बोलते हैं हम लोग, एक्यूप्रेशर के भाषा में मेरिडियन बोलते हैं, ऊर्जा प्रवाह पथ बोलते हैं उसको, मतलब ऊर्जा को ले जाने का रास्ता। जैसे कि एक टंकी है, टंकी में पानी है, पानी को सप्लाई करने के लिए, उस सप्लाई के लिए पाइप लगाना पड़ता है ना, तब ना मेरे पास पानी आती है। तो उसी तरह से हमारा ऊर्जा तो है, उस ऊर्जा को पहुंचाने के लिए, पूरे शरीर में सप्लाई करने के लिए जो ऊर्जा प्रवाह पथ है, मेरिडियन है, उस मेरिडियन में कहीं अगर आपका अवरोध आ जाता है, वो काम प्राणायाम भी करती है, उसी को नाड़ी शुद्धिकरण में होता है।
तो उस मेरिडियन में अगर कहीं कमी रुकावट आ गया या फिर किसी अंग में ऊर्जा नहीं पहुंच पा रहा है अच्छे से, ऊर्जा नहीं पहुंच पा रहा मतलब जहाँ हार्ट मेरिडियन है, हार्ट है आपका, हार्ट के मेरिडियन में आपका कुछ अवरोध आ गया, उसका ऊर्जा प्रवाह पाथ में आपका कुछ रुकावट आ गई है, उसकी वजह से आपका पूरा सप्लाई नहीं हो पा रहा है ऊर्जा वहां तक, हार्ट तक, तो हार्ट में डिफिशियंसी आ गया, उसमें कोई बीमारी रोग उत्पन्न हो गया है। अब हम उसको कैसे ठीक करते हैं एक्यूप्रेशर में, उस मेरिडियन को पहचानते हैं जो बीमारी क्या बीमारी है, और उस मेरिडियन को लेकर के उस मेरिडियन का जो एक्यू पॉइंट होता है या फिर वो ऑर्गन्स पे ही हम लोग डायरेक्टली उसका जो प्रतिबिंब केंद्र होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट होता है हाथ के हथेली और पैर के तलुओं पे, उस कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट पे जब हम दबाव डालते हैं इस तरह से, तो वहां की ऊर्जा जो कमी है या फिर बढ़ा हुआ है दोनों में बैलेंस हो जाता है, संतुलन आ जाता है, और इससे हम अपना बीमारी को दूर कर सकते हैं। धीरे धीरे वो अपने आप बैलेंस में आ जाएगा और किसी भी तरह का दवाई और बाहरी चीजों को नहीं लेने का जरूरत है, बस हम एक्यूप्रेशर करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर का बेसिक चीज यही है, जैसे कि कोई तालाब है, तालाब पे स्थिर है, पानी स्थिर है, अब उस पे हम एक कोई पत्थर हम मारेंगे तो वो हलचल होता है ना, पानी इधर उधर स्थिर ये हो जाता है। तो उसी तरह से हम जो जिस ऑर्गन्स का कॉरेस्पॉन्डेंस पे हम दबाव डालते हैं तो उसमें भी ऊर्जा जब स्थिर हो जाती है तो उसको हलचल होता है, और वो अगर ऊर्जा उसके अगल बगल में भी, जैसे आपका हार्ट में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है लेकिन उसके अगल बगल में आपका लंग्स में ऊर्जा की कमी हो गई है, और अगर हम उसमें अब दबाव डालते हैं तो वो ऊर्जा जो आपका ट्रांसफर होकर के वहां तक भी पहुंच जाता है। तो इस तरह से एक्यूप्रेशर को हम एक्यू पॉइंट्स को दबा करके हम दूसरे अंग को भी प्रभावित कर सकते हैं और फायदा दे सकते हैं। और एक्यूप्रेशर के लिए हम सिर्फ एक पॉइंट को, इसमें सबसे बड़ा बात है कि किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, मतलब किसी तरह का, अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है आपको थायराइड का और आपको शुगर वाले जगह पे हम दबाव डाल दिए, तो ऐसा नहीं है कि हम शुगर वाले डाल दिए तो थायराइड वाले में प्रॉब्लम हो जाएगा, वो फायदा ही हो जाता है कि हानि नहीं पहुंचता। इसलिए हाथ के सारे बिंदु को दबाने के लिए एक आता है हैंड रोलर आता है, उसको आप रोज रगड़िए। फुट रोलर होता है, वो फुट रोलर से आप पैर को रगड़िए, या फिर फुट मैट होता है, फुट मैट में कदम ताल करिए, तो इससे आपका पूरा एक्यू पॉइंट जो है एक्टिव होता है और आपका पूरा शरीर बैलेंस में रहेगा और एक्यूप्रेशर से आप स्वस्थ रह सकते हैं। एक्यूप्रेशर में कितने देर तक पॉइंट दबा के रखना चाहिए उसका? ऐसे मिनिमम देखिए सबका अलग अलग टाइमिंग है, जैसे बच्चों के लिए कम समय देना है, बूढ़ों के लिए भी थोड़ा सा सावधानी के साथ और कम करना है, लेकिन अगर कोई यंग है तो उनके लिए थोड़ा प्रेशर ज्यादा देर तक भी दे सकते हैं, या फिर बीमारी को देखते हुए भी, या फिर उनकी स्थिति को देखते हुए। जैसे कि आपका एक पॉइंट होता है हार्ट का पॉइंट, किडनी का पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स पे थोड़ा कम दबाव डालना चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स में, बाकी सारे जो एक्यू पॉइंट्स होता है उसमें आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक भी दे सकते हैं। और उसका तरीका है जैसे अंगूठे से भी दे सकते हैं, या फिर लकड़ी का एक आता है जिम्मी आता है, जिम्मी से दे सकते हैं, या फिर पेन का जो पीछे वाला भाग होता है वो लिखो फेंको, या फिर जो पेंसिल होता है जो प्लेन हो जिसमें नुकीला ना हो, उससे आप दबाव डाल सकते हैं। और दबाव डालने के बाद जैसे एक बार दबाव डालें तो 20 सेकंड तक रोक के रखें, फिर छोड़ दिए, फिर 20 सेकंड तक दबाव डालें, फिर छोड़ दिए, फिर 20 सेकंड तक दबाव डालें, फिर छोड़ दिए। ये एक तरीका है कि इस तरह से आप 20-20-20 करके आप कितना हुआ, 1 मिनट हो गया। 3 बार अगर हम दबाव डालें एक जगह पे तो 1 मिनट दबाव डाल दिए हम। मिनिमम 1 मिनट किसी भी पॉइंट पे दबाव डालना पड़ेगा। और उसके बाद अगर रोग बीमारी बहुत दिनों का है, पुराना है और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा ज़्यादा भी देर तक प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए, रोगी की स्थिति को देखते हुए, रोगी अपना कितना बर्दाश्त कर पा रहा है, ये सारे चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कोई कमज़ोर व्यक्ति है, कमज़ोर बूढ़ा आदमी है और उसका बीमारी बहुत पुराना है और उसको हम कस के दबा दें तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है।
इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए, उसके हाथ को, उसकी स्थिति को देखते हुए आराम से धीरे-धीरे करने का है, ताकि उसको हानि भी ना पहुंचे और इसको फायदा भी हो जाए। इस तरह स्थिति से हम लोग देते हैं, लेकिन नियमित रूप से ऐसे 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक आप दे सकते हैं। जी ओम। ओम। योग के साथ जैसे योग पूर्ण हो गया और उसके बाद यदि हम 10 मिनट एक्यूप्रेशर को दें तो हमको क्या करना चाहिए इस 10 मिनट में? 10 मिनट में आप फुट मैट मंगवा लीजिए या फिर हैंड रोलर मंगवा लीजिए, उससे रब कीजिए। एक्यू रिंग होता है, वो एक्यू रिंग बहुत ही अच्छा होता है आपके जॉइंट्स के लिए, आपको ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए जबरदस्त है एक्यू रिंग। एक्यू रिंग छोटा छोटा होता है। शीतली और शीतकारी प्राणायाम, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी रहे तो उस समय करना चाहिए। जिनको सर्दी खांसी या फिर दमा वगैरह का श्वास से संबंधित प्रॉब्लम हो, उसे ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बाकी सभी कोई आराम से कर सकते हैं। गर्मी के दिनों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, लेकिन ये लो बीपी वाले और सर्दी खांसी जुकाम जिनको हो या फिर श्वास से संबंधित अस्थमा वगैरह दमा वगैरह हो, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अब भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करेंगे। दोनों हथेलियों को खूब रगड़ते हुए आंखों पे लगाएं, थोड़ी देर रोक के रखें आंख के ऊपर, फिर आंखों को धीरे से खोल दें। अब शांति पाठ कर लेंगे और समाप्त करते हैं आज का आसन प्राणायाम का सत्र यहीं पे। सभी को 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पे सेक लगाएं, फिर आंखों को धीरे से खोल दें। आज का आसन प्राणायाम का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आगे आप लोगों को कुछ एक्यूप्रेशर से संबंधित जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर लिख सकते हैं आप लोग। इसके बारे में कुछ अगर चाहिए जानकारी या फिर कुछ लाभ ले सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं तो हम बताएंगे। और कभी एक ऐसा सेशन रखेंगे कि जिसमें हम सिर्फ एक्यूप्रेशर के बारे में बताएंगे। तो मेरा नंबर आप लोग लिख लें 7858043578। चलिए आज सर ओम। पूनम जी हाथ से हो जाइए थोड़ा। क्या हाथ से क्या बोले सर? हाथ से आसन हो जाइए और हाथ से आसन करवा दीजिए। अच्छा हाँ
चलिए। मैम दोबारा रिपीट करना एक बार अपना नंबर। 7858 043578। थैंक यू। चलिए, हंसने के लिए तो खड़े होकर के कहीं पे एक दूसरे को देख करके और ज्यादा अच्छा से हंसी आता, क्योंकि सबका चेहरा देखने मिलता। यहाँ पे हम अकेले अकेले हंसेंगे। अभी वीडियो खोल लें अपना अपना, खोल लीजिए वीडियो और सभी को देखिए। ऑडियो वीडियो दोनों खोल लें। चलिए, दांतों को एकदम खुल करके निकालिए, हाथों को ऊपर। इस तरह से क्लैपिंग भी कर सकते हैं, इससे एक्टिवेशन भी हो जाता है। और आपको एक, दो, तीन, इस तरह से आप कुछ भी बना करके कर सकते हैं। इससे क्लैपिंग करने से भी क्या होता है कि पूरे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने में मदद मिलता है और एक तरह से एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। चलिए, धन्यवाद।